द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, दैट मीन्स मेसोपोटामिया सभ्यता। हिंदी क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता। सिविलाइजेशन, हाँ, सिविलाइजेशन इज एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा स्टेज होता है, मतलब आधुनिक स्टेज है। क्या है? आधुनिक स्टेज। स्टेज देखिए, स्टेज कई प्रकार के होते हैं। एक स्टेज को मंच कहते हैं, एक स्टेज को समय कहते हैं। समझ में आया ना कि अभी इसका जो स्टेज है बहुत क्रिटिकल स्टेज में चल रहा है, यानी वो क्रिटिकल परिस्थितियों में चल रहा है। समझ में आ गया ना कि उसकी परिस्थिति क्या है? क्रिटिकल है। हाँ, तो स्टेट स्टेज मतलब होता है एक समय, सॉरी, समय मतलब स्थिति, क्या कह सकते हैं आप? और एक स्टेज का मतलब होता है आपको जो मंच होता है ना, वो। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, समझ में आया ना? पता है ना? रानी रानी सुन रही है ना? कहा ना, आ करके उनको 100 बार उठक बैठक करवाएंगे रानी को। और नहीं तो फिर ममा से थी कहवाएंगे, कहवाएंगे। एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। सिस्टम ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? हाँ, सामाजिक विकास, क्या कह सकते हैं इसको? विकास, समाज का जब विकास होता है ना, तो उसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। समझ में आया? सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, जिसमें आदमी का रहन सहन खान पान ये सब के बारे में पता चलता है। एडवांस स्टेज मतलब होता है कि विकसित समय, विकसित परिस्थिति, क्या कह सकते हैं? या बढ़िया परिस्थिति। समझ में आया ना? ठीक है, जिसमें उसकी हाँ, सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें समाज की विकास हो सके, अच्छे से विकास हो सके। बात समझ में आया? एक ऐसा नियम, एक ऐसा सिस्टम, इको सिस्टम बना के रख दीजिए जिससे समाज का एक बढ़िया बेहतर निर्माण हो सके। वेन प्रिमिटिव ह्यूमंस, कहने का मतलब है कि जब आधुनिक समय में, सॉरी, प्राचीन समय में सबसे पहले के ह्यूमंस जो थे, नोमैटिक्स, हंटर गैदरर्स, कहने का मतलब है कि वे शिकारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? या फिर झुंडों में चलते थे। क्या कहते थे? झुंडों में चलते थे। उन्हीं को गैदर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडवांस ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एडवांस ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, कहने का मतलब है कि इस आधुनिकरण का, एडवांस मतलब होता है एडवांस, समझ रहे हैं ना एडवांस मतलब क्या है? जब कोई यथी होता है ओल्ड से एडवांस में आता है, तो समझिए कि वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर परिस्थिति में पड़ता है। समझ में आया ना? हेलो, हेलो, सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? एडवांस मतलब होता है कि पहले से ज्यादा बढ़िया स्थिति। ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर, पीरियड मतलब होता है काल, समझ में? अंतराल, 1000 साल के कोशिशों के बाद, मतलब कि 1000 साल इसको इवोल्यूशन मतलब होता है खोज करना या फिर उसको बनाते रहना। समझ में आया ना? इवोल्यूशन मतलब ये अभी चल रहा है। स्किल्ड मतलब होता है होनहार, होनर, ठीक है, हुनर, हाथ की कला। अभी चल रहे हैं, वहां पर भी चलेंगे, ठीक ना? evolution of settled down and became cultural and a civilization was born। यानी 1000 साल, हजारों सालों की लगातार मेहनत के बाद में लोग क्या किए? सेटल होना स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? सेटल होना यानी बसना स्टार्ट कर दिए। जैसे आप घर में डिहरी में बसे हुए हैं ना। हेलो, सुन रहे थे? हाँ हाँ, बोलत रहिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सेटल डाउन। क्या कहते हैं?
एंड बिकेम कल्चरल सिविलाइजेशन वाज बॉर्न। अब उसी को कहते हैं सांस्कृतिक रूप से जो आपका सभ्यता है ना, उसका जन्म हो गया। क्या हो गया? किस चीज का? हाँ, सभ्यता का। लोग का नहीं जी, सभ्यता मतलब होता है लोगों का, सभ्यता सही बोल रहे हैं। कल्चर मतलब होता है सांस्कृतिक। क्या होता है? जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो सब कल्चर में आता है। क्या क्या में आता है? Culture people have refined interest and taste is a special artistic skill and improve the lifestyle। जैसे कहने का मतलब है स्पेशल, ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब समझ में आना, जिसमें लोगों का लगाव होता है, जिसमें रुचि होती है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें लोगों को रुचि होती है, लगाव होता है, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। लोग क्या करने लगे कि खोजने लगे। रिफाइन मतलब होता है छानना बिनना, खोज करना। रिफाइन मतलब क्या हो सकता है? खोज करना। कल्चर वाले पीपल क्या करने लगे कि छान मतलब कि खोज करने लगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जिसमें उनका टेस्ट है। टेस्ट मतलब स्वाद लेते हैं। समझ में आया? जब आप भी जीवन को जीते हैं तो उसको कहते हैं कि हम आई एंजॉय द, या आई टेस्ट द लाइफ। लाइफ का स्वाद ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ठीक है। तो टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना। स्पेशल आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक मतलब होता है कला। क्या होता है? स्पेशल मतलब खास। स्पेशल मतलब स्किल एंड इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल। स्किल्ड, स्किल्स एंड इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल, यानी उन्होंने एक ऐसी कला का मतलब कि खोज करने लगते थे ना लोग, कि जिससे उनका जो एथी है, लाइफ स्टाइल है, जीवन या दैनिक चर्या, इसको जीवन चर्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवन जो चल रहा है, जीवन उनका। हाँ, जीवन चर्या यानी उसको जो इम्प्रूव कर सके। क्या कर सके? अच्छा, इम्प्रूव मतलब क्या होता है? बढ़ाना नहीं, इम्प्रूव मतलब होता है अपने आप को विकास, विकसित बनाना, यानी अपनी कमियों को दूर करना और खूबियों को निखारना। ठीक ना? अपने अंदर के जो एथी होता है उसको सुधारना। क्या कह सकते हैं? कमियों को सुधारना, इसी को कहते हैं। हाँ, इम्प्रूव। ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाना। क्या कह सकते हैं आप? समझ में आया ना? इसको क्या कहते हैं? इम्प्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रूव। रानी, रानी, कहाँ है रानी? उनसे पूछिए तो सेटल लाइफ, सेटल्ड लाइफ मतलब क्या होता है? इतना रट रट के हम एथी किए, वो सुने कि नहीं सुने? सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? आप लोग कॉपी पर नोट ना कर रहे थे जी? हैं? सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक विकास। हंटर मतलब क्या होता है बताइए तो? हंटर मतलब? हाँ, हंटर मतलब माना। गूगल डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं आप? हंटर मतलब मारना, शिकारी होता है। हम बताए ना जी अभी। मारना। हंटर वो चाबुक वाला हंटर नहीं बोल रहे हैं। हंटर एक शिकारी समुदाय का। गैदर्स मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब आप सच में ना सुन रही थी। कल आएंगे ना, कसम खा के कह रहे हैं हम रानी। इतना हमारा दिमाग खराब हो रहा है ना आप पर। क्या हम बताएं? क्या एकदम सत्यनारायण भगवान की कथा चल रहा था जी? हैं? कुछ मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब इंटरकनेक्टेड हम अभी बताए ना जी। ऊपर देखिए तो रिवर वैली सिविलाइजेशन है कि नहीं है? तब मेसोपोटामिया दिया रहेगा तभी पढ़ेंगे।
हमको ना पता है कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है उसी का नाम बदल बदल के। अच्छा एक बात बताइए कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? एक आदमी के चार नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये इंडियन कल्चर है, उधर चाइना कल्चर है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। उसी समय हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सब एक साथ ही ये पनपा था। उस सब का इवोल्यूशन एक साथ हुआ था। वो आप है कि वाट लगा करके धैले हैं तब। एकदम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हम करे क्या ना करे। छोड़ दे पढ़ाना, बोलिए। एक तो आप लोग की वजह से घर भी जा करके पढ़ाए, फिर उसके बाद में आप लोग कहे कि ऑनलाइन पढ़ाइए, तो ऑनलाइन में कम से कम तो सुनना तो चाहिए था। आप बताइए तो जी बाबू, सेटल डाउन मतलब क्या होता है? सेटल डाउन मतलब विकास होता है। पेंसिल लिए हैं कि नहीं लिए हैं? एक एक चीज को आप हिंदी कीजिए, जो जो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना सबका हिंदी लिखते रहिए। और रानी, एकदम कान खोल करके सुनिए, नहीं तो फिर बंद कर दीजिए सीएचएस का नाम बदनाम करना। एकदम एग्जाम में पहले जाने से पहले अब भी तक याद हुआ जी टेबल। एकदम एकदम नाम मत लीजिएगा सीएचएस का। छोड़ दीजिए आप जाइए। ठीक है, लेकिन ये सब सुनना जरूरी है। अगर नहीं सुनना चाहती है तो एकदम सीएचएस का एकदम नाम हम तो नहीं सिखाएंगे बाबू। एकदम नहीं पढ़ाएंगे। एकदम कम टाइम। ऊपर से आप लोग है कि ना ध्यान देती है, ना पढ़ाई करती है, ना कुछ करती है। जाइए आप वही जीएलए में ही सही है। हर एक चीज का नोट करते रहिए, सुनिए फिर से हम एथी कर रहे हैं, ठीक ना? इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है? ठीक है ना? जरूरी। फीचर मतलब होता है क्वालिटी, गुण। ऑफ अ सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या क्या उसके फीचर है, क्या क्या उसके गुण है। महत्वपूर्ण गुण है जो एक सभ्यता का विकास करती है। देखिए यहाँ पर सेटल्ड अ लाइफ। इसमें लाइफ जो है ना एकदम सेटल्ड हो जाता है। सेटल मतलब हम पता है ना जी, एक जगह पर आकर के टिक जाना, एक जगह पर आकर के आराम, मतलब कि आराम से रहना, खाना पीना, उसी को सेटल कहते हैं। आप लोग अपने घर में है, इसका मतलब कि आप लोग डिहरी में जाकर के सेटल हो गए। आप लोग भी कहीं से आए होंगे, है ना? सुपर प्लस, सॉरी, सरप्लस फूड प्रोडक्शन। सरप्लस फूड प्रोडक्शन मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन का यथी निर्माण होना। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब होता है वही अपने खेत में बोना बो करके जब काटते हैं ना तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन का निर्माण होना, या पर्याप्त मात्रा में भोजन का निर्माण होना। समझ में आया ना? टाउन्स एंड सिटीज, शहरों का और गांवों का। ठीक है, यहाँ पर टाउन्स एंड सिटी खाली लिखा है, लेकिन शहर और गांव। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप? शहर और टाउन प्लानिंग। सुनिए, और देखिए चौथा स्टेप, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब है ग्रामीण प्लानिंग। मतलब क्या होता है? हाँ, टाउन मतलब शहर, और प्लानिंग मतलब कि उसके बारे में सोचना, उसके उसके निर्माण के बारे में सोचना कि क्या क्या इसमें और बेटर बेनिफिशियल इसको बना सकता है। समझ में आया ना? जब हम किसी चीज को कोई काम करने जाते हो तो उससे पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ना। मतलब कि उसका ढांचा नमूना उना तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में प्लान करते हैं कि ये चीज का कैसे डेवलप करेगा, कैसे हमारा ग्रो करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया या कोई भी सेक्टर हो गया। बहुत। हाँ बोलिए। सेटल मतलब बसना, बस जाना, ठीक ना? जीवन जो है बसने लगा था। ठीक है, टाउन प्लानिंग मतलब होता है शहरों का, शहरों के बारे में विकास के बारे में उसको सोचना, परियोजनाएं बनाना। क्या कहते हैं इसको? परियोजनाएं बनाना। रेसिडेंटल बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट। लिसन,
रेसिडेंटल बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। देखिए बिल्डिंग रेसिडेंटल मतलब होता है आवासीय, क्या कहते हैं जब शहरी लोग रहते हैं ना, या फिर यूं कर लीजिए कि आवासीय बिल्डिंग घरों का बनाना। और मोन्यूमेंट्स मतलब होता है बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है दिखाने के लिए, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, या फिर बड़ी बड़ी जो एथी होते हैं उसको मोन्यूमेंट कहते हैं, जो मतलब कि पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है। पहले के राजा महाराजा बनाते थे अपना एथी को दिखाने के लिए, प्रदर्शन को दिखाने के लिए, मंदिर बनवा दिए, एथी बनवा दिए। बात समझ में आया ना? इसको मोन्यूमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं रानी, प्यारी रानी? मोन्यूमेंट मतलब क्या होता है? हाँ देखिए बाबू, आप ही के यति के लिए बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ाई को हल्के में लीजिएगा तो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक ना? उसके लिए थी सॉरी, मगर आप ऐसे मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगा आप ही को। इतना बड़ा एग्जाम देने जा रही है जिसके लिए बढ़िया बढ़िया मास्टर का हाड़ कांपता है उससे, एकदम हड्डी कांपने लगता है कि सीएचएस का कैसे निकलवाएंगे, बीएचयू का कैसे, नवोदय नेतरहाट या आईआईटी, ये सब मतलब एक थी है इसका, जानते हैं 12th क्लास का बच्चा लोग तैयारी करता है बीएचयू का, चाहे एएमयू का। मगर आप लोग हैं कि आपको मौका मिला है तो एकदम उसको एथी मत कीजिए। आर्यन तो हमको लगा था कि आर्यन कर लेंगे, मगर आर्यन भी वैसा मतलब कि हो गया उनके साथ। अब आप है कि आप वाट लगा के धैले हैं। देखिए मौका बार बार नहीं मिलता है, हर बार यदि आपका जो किस्मत है ना साथ नहीं रहेगा। कभी ये बदलता भी है और कभी ये साथ देता भी है। तो अभी साथ दे रहा है तो थोड़ा सा मेहनत अपने तरफ से भी कर लीजिए, ताकि किस्मत को कोसने से बेहतर है कि आप अपने आप को संवारना सीख जाइए। क्या? लॉज? लॉज मतलब सॉरी, देखिए एक लॉज पढ़ते हैं LOS, उसका मतलब होता है कि सराय, ठीक है? अरे सुना रहे पढ़ा रहे, हम देख रहे हैं, इसका होता है नियम कानून। ठीक है, लॉज। इसको क्या पढ़ते हैं? लॉ और लॉज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? लॉ और लॉज। लॉ, लॉस। कहीं कहीं पर इसको लॉस, लॉ मतलब यार इस प्रोनाउंसिएशन में लॉ, LAW, लॉ मतलब होता है नियम, और बहुत सारे नियम को मिला करके लॉस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? लॉस। ऐसे पढ़ लेंगे, लॉस नहीं पढ़ेंगे, लॉस। क्या पढ़ेंगे? लॉ। लॉस भी नहीं बोलेंगे, लॉस, लॉस। ठीक है ना? ये देखिए, हम आपको बताए थे कि कांति सा, मूर्धन्य सा, ये थी तीनों साओं में, तलाबी सा में कैसे पढ़ा जाता है। षष्टकोण वाले स को कहाँ से पढ़ते हैं, तलाबी स वाले स को कहाँ से पढ़ते हैं, और ये वाला स को जिसमें डंटी रहता है, ठीक ना, गांधी वाले स को कहाँ से पढ़ते हैं। ठीक ना? तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन में भी, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में भी ये सब चीज पता रहना चाहिए। स्पेशल क्राफ्ट एंड स्किल्स। स्पेशल क्राफ्ट मतलब होता है, क्राफ्ट मतलब जो हाथों से बनाया जाता है ना, खास। एंड स्किल मतलब हुनर। स्किल्स मतलब हुनर, हुनर हुनर, काबिलियत। क्या बोलेंगे? हाँ, क्राफ्ट्स, इसको क्राफ्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्राफ्ट्स। मतलब जो हाथों से बनाया जाता है ना जी, हाथों से निर्मित या इंसानों से निर्मित, मतलब मूर्ति उर्ति बनाया जाता है ना, मूर्ति बनाया जाता है, या फिर हाथों से कोई भी बेना उना बनता है ना, आप लोगों में होता होगा ना जी, क्राफ्ट्स। एग्जाम में एक तो एग्जाम भी लिया जाता है, हैंड हैंड क्राफ्ट्स एग्जाम, बेना पढ़नी। आप लोग में पैसा ही ले लिया जाता होगा, हमको पता है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। हाँ, कहने का मतलब है कि भाषा और उसका लिखावट, क्या कहते हैं इसको? उसका लिखावट। ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांस्य, क्या कहते हैं इसको? एक प्रकार का ये धातु है, क्या है? जब तांबे का खोज होना स्टार्ट हो गया था ना, तो इसका भी खोज हुआ था ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज।
एरियाज अराउंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए आ गया ना इंडस वैली। रानी रानी इंडस वैली आ गया ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, नील वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, वैली सब मेसोपोटामिया भी उनसे कनेक्टेड है बाबू। हर एक सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। और जानते हैं दुनिया गोल है, तो दुनिया गोल है तो कहीं भी गोल गोल दुनिया में घुमा घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसमें देखिए ब्रॉन्ज एज में यानी कांस्य युग में एरिया अराउंड द इंडस वैली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप, ठीक ना, और सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है उप महाद्वीप। क्या कह सकते हैं इसको, समझ में आया ना। द इंडस वैली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द नील वैली इन इजिप्ट। इजिप्ट का कौन था? हाँ, वैली मतलब क्या होता है? बहुत सुनिए, बहुत सुंदर। नदियों के जो किनारे किनारे होते हैं ना उनको घाटी बोलते हैं, ठीक ना। वैली मतलब घाटियां, ठीक है। इजिप्ट इन द वैलीज ऑफ टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया एंड हंग ही। क्या बोल लेंगे इसको? हुआंग ही। क्या इसको पढ़ते हैं? हुआंग ही। बोलिए तो। हुआंग, हुआंग। अरे नहीं, री नहीं पढ़ते, ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ठीक ना, हुआंग ही। और इसको चाइनीज में कैसे बोलते हैं? हुआंग हो। क्या बोलेंगे? हुआंग हो। ठीक है। इन चाइना हैड बिकम सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। सॉरी, मेरे अंदर भी चाइनीज आ गया। इन चाइना हैड बिकम सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। चाइना जो था सेंटर बन गया किस चीज का? इस सिविलाइजेशन का। क्या? The earliest civilization developed on the river banks because of several regions। ठीक है। जो नदियों के किनारे सिविलाइजेशन बसते थे ना, बसते थे, बनते थे। हमारा डिहरी कौन सा नदी के किनार पर है? हम लोग के डिहरी या हमारा गांव जो है सीरीस, वो पुनपुन नदी के किनारे है। तो डिहरी कौन सा नदी के किनारे है जहां से बालू बहुत मात्रा में निकलता है? समझ में है ना। इसी कारण से डेहरी को डेहरी ऑन सोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन मतलब समझते हैं ना, सोन पर बसा हुआ शहर डेहरी है। ठीक है। तो इसी वजह से लोग आखिर नदियों के किनारे ही क्यों थी पर बसते थे भाई। राजस्थान में भी नदी थी उस समय, जब लोग मतलब कि शुरुआत में पंजाब, पंजाब में कई गो नदी था तभी उसका नाम पंजाब पड़ा। 5-6 गो, सही बोले, एकदम करेक्ट बोले। और 6 गो में एगो नदी ये थी गायब हो गया था। और फिर एक और नदी गायब हुआ, उन गायब हुआ नदी को और बता सकते हैं जो पांचवी नदी गायब हो गई थी तो? 6 गो में तो हम शुरुआते बार में एगो नदी गायब हो गया था, तो बस बच के क्या हो गया? पंजाब। और पंजाब में जो पांचवी नदी गायब हुई थी उसका नाम सरस्वती था, ठीक है। पांचवी नदी जो थी गायब हुई थी उसका नाम सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती। समझ में है ना। लैंड वाच, सॉरी देखिए बोल रहा है कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग नदियों के किनारे बस जाते थे। वहां के लोग जो थे नदियों के किनारे बस जाते थे। देर वाज abundant water supply, abundant abundant water supply to support large settlement। देखिए जो गांवों के लोग होते थे उनके लिए तो कुआं मिलना मुश्किल हो जाता था। कुआं खोदना पड़ता था ना। आए, कुआं खोदना पड़ता था, उसके लिए भी टाइम चाहिए। और तब तक लोग कहाँ पर पानी पियेंगे? तो नदी से पानी को छान छान करके पीते थे, ठीक। और फिर धीरे धीरे जब सभ्यता और विकास में हुआ तो लोग कुआं खान करके रखने लगे ताकि पानी को अच्छा से ऑब्जर्व यदि कंजम, सॉरी क्या कर सकते हैं उसको, सेव करके भी रख, गड्ढा उठा में, समझ रहे हैं ना। पहले गड्ढा,
फिर कुआं, इन लोग इसके बाद इन लोग का ये थी आविष्कार हुआ, इवोल्यूशन हुआ। समझ में आया? पहले लोग गड्ढों में पानी भरते थे, तालाब उलाब होता था ना, उस सब में, झील वाला। और फिर उसके बाद में लोग कुआं में पानी रखने लगे। कुआं में पानी नीचे से निकलता था। कुआं देखे हैं? आर यू लुकिंग वेल? आर यू वॉच एनी टाइम वेल? कहाँ? ठीक है ना? तो देर वॉज अबंडेंट वाटर सप्लाई टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट। बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग बसते थे तो उनको पानी की सप्लाई आसानी से हो जाती थी। क्या से हो जाती थी? ठीक है। लैंड वॉज फर्टाइल। फर्टाइल जो नदियों के किनारे जो जमीन होते थे वो खेती युक्त होते थे। क्या कहते हैं इनको? फर्टाइल। क्या पढ़ेंगे इसको? फर, उपजाऊ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपजाऊ। उपजाऊ नहीं, उपजाऊ। And crops grew in plenty, giving people advocate free time to devote it creative activity and other occupation। कहने का मतलब है क्रॉप्स ग्रीव इन प्लेंटी। कहने का मतलब है कि क्रॉप जो थे, पौधे बहुत अच्छी तरह से उपज जाते थे। ग्रीव मतलब होता है बढ़ना। हाँ, क्रॉप्स के बारे में बताए थे ना, फसल। फसल जो होते थे पौधे टाइप के होते थे, और ये बढ़ते भी थे। गिविंग अ पीपल एडिक्वेट। क्या पढ़ेंगे इसको? एडिक्वेट। एडिक्वेट। एडी एडिक्वेट। एडी, ठीक ना? फ्री टाइम टू डिवोटेड क्रिएटिव एक्टिविटी एंड अदर ऑक्यूपेशन। क्रिएटिव एक्टिविटी एंड अदर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, इसको ऑक्यूपेशन, हाँ ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं? ऑक्यू occupation। ठीक है। Rivers also acted as means of transport to carry people and goods from one place to another place। कहने का मतलब है कि नदियां जो थी ये आसानी से ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी बन जाती थी। ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हैं ना? कभी पढ़ा है ट्रांसपोर्ट? कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? कौन 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 कौन? वाटर ट्रांसपोर्ट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सुपर, ऑसम। बहुत सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। समझ में आ गया ना? तो ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी बन जाता था। नाव से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते थे। कैरी मतलब चले जाते थे। समझ में आया ना? और सामान को भी ढो करके जाते थे, सामान को भी ढो लेते थे। गुड्स मतलब होता है सामान। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आज का क्लास इतने पर समाप्त होता है। और आप लोग हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो दिक्कत होगा हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे, ठीक है ना? इसको एक एक पार्ट को नोट कर लीजिएगा। इतना मस्त टॉपिक है ना, कुछ कहने को नहीं। समझ में आया? तो इसको कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Have you ever felt a small shock from touching a piece of furniture or a doorknob? Why do you think that happens? Does your furniture hate you? Or is there something else going on? Let's find out. Our objectives are to learn about the electric charge and to understand how objects get charged. In ancient Greece, around 600 BC, Thales observed that amber, when rubbed with wool, acquires the property of attracting light objects like small bits of paper. Similarly, a plastic comb, when rubbed with dry hair, can also attract such light objects. The rubbed substances which show this property of attraction are said to have become electrified, and the electricity so developed is called the frictional or static electricity. Let us perform an experiment. Rub a glass rod with silk
can suspend it with an insulating thread. Now bring another similarly charged glass rod near it. You can see that the two rods repel each other. However, if a plastic rod rubbed with fur is brought near another similar glass rod, the two rods attract each other. This attracting and repelling behavior is attributed to an entity called electric charge. These observations lead us to conclude that 1. There are two types of charges, and 2. Unlike charges attract and like charges repel each other. When the electrified plastic and glass rods are brought in contact, the charges acquired by them neutralize or nullify each other, and the rods no longer attract each other. The American scientist Benjamin Franklin named these charges as positive and negative. But from where do these charges come from? Like every substance, a glass rod consists of a number of atoms. Each atom consists of fundamental particles like electrons and protons. Like mass, they have another intrinsic property called electric charge. It is a scalar physical quantity and its SI unit is coulomb. Conventionally, the electrons are considered to have a negative charge, whereas protons are considered to have an equal amount of positive charge. Since each atom consists of an equal number of electrons and protons, the net charge on each atom is 0. Consequently, the entire glass rod is electrically neutral. The same is true for silk as well. But when the neutral glass rod is rubbed with the neutral silk cloth, the energy spent in rubbing is used to transfer electrons. A glass rod atom loses an electron due to friction produced during rubbing. The deficiency of one negatively charged electron creates an imbalance of charge. Hence, the glass rod atom develops a positive charge. This electron is gained by a neutral atom of silk cloth, and an imbalance of charge is created by an excess of electrons. Here's the brain, and there's the cerebrum, the cerebellum. Now let's move to the nasal cavity. Meet our friend Pat. Pat is going to help us learn some basic anatomy and the location of some of the major organs found in the human body. So let's get started with the head region. And as I open it up, you can see here's the brain, and there's the cerebrum, the cerebellum. Now let's move to the nasal cavity, the oral cavity. This large muscle is the tongue, and at the back of the throat is the pharynx right here. Now let's move on to the neck region. Right here is the thyroid gland. Okay, thyroid gland, and underneath this blue tube is the trachea. Okay, the trachea leads to the lungs. So let's take a look at the lungs. Here's the left lung, the right lung, and I'm going to remove the lungs because to see what's underneath. But right in the center is the heart, and let's remove the lungs. And now there's the heart, but I'm going to take the heart out to see what's underneath it. Okay, and one of the first things you'll see is the esophagus, the right bronchus, and here's the left bronchus, and those lead into the lungs. Okay, and the heart is going to go back into this cavity right there. Here's the heart, but let's open up the heart and see what's in there. We have the right atrium, right ventricle, left atrium,
left ventricle, the superior vena cava, and underneath is the inferior vena cava, pulmonary trunk right there, and the ascending aorta. Okay. Now let's take a look at this really large organ right there. This is the liver. Okay, here's the left lobe, the right lobe, and I'm going to take it out so you can see underneath. And first thing you'll see is this green item right there. Here's the green item. That's called the gallbladder. And then you have this blue item is the inferior vena cava. Right here is the inferior vena cava right there. And you'll see some veins and arteries running through the liver. It's a really large, important organ. Okay. Now, here's the stomach. The top of the stomach that the esophagus leads to is the cardia. Now, notice that the stomach is like a little pouch. It is curved, and it fits right back in here. And the pylorus leads into the intestines. Okay? And it connects in, and the food goes into the small intestines. Now, let's take a look at, here's the spleen right there. Here's the spleen. Then the pancreas is right here. Then you can see one of our kidneys. And sitting right on top are the adrenal glands. Okay. Now, let's go back. There's the spleen. Then the pancreas. You can now see two kidneys. Okay, there's one kidney, another kidney. Then what you have are the ureter and another ureter. They lead to the bladder. The inferior vena cava, the abdominal aorta, the adrenal gland sitting on top of the kidneys. You can see another adrenal gland. You can see both kidneys. Okay. The spleen, and then let me grab this, and there's the pancreas sitting on top of the large intestine. Okay, now from there, there's the small intestines, and there's the jejunum. Okay, then from there we have some more of the large intestine. Right here is where it dumps in to the large intestines. That's called the cecum. Again, that's a transition from the small intestines to the large intestines. Here's another picture of the large intestines, and it would dump into the rectum. And then, as they say, that's the end of the line. I hope Pat helped you learn some basic anatomy. Thanks for watching. And Moo Moo Math uploads a new math and science video every day. Please